जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, नारी शक्ति नारी वंदना। ये एक अधिनियम के बनाने की मुहिम के तहत है। इसी के तहत हम लोगों को जो है कई सारे प्रोग्राम करने थे और हम लोगों ने जैसे स्लोगन प्रतियोगिता को करा चुके हैं। अभी हम लोग थोड़ी देर के बाद जब नीचे उतरेंगे तो हस्ताक्षर अभियान करेंगे, जिसके तहत जो है एक बोर्ड पे हम लोग नारी शक्ति दीवार जो बनानी थी उसके तहत जो है हम लोग जो है हस्ताक्षर अभियान करके अपने दिल की बात सभी महिलाएं सभी गर्ल्स के लिए ये बात हो रही है कि उस हस्ताक्षर अभियान में सिर्फ आपको सिग्नेचर करना पड़नी है। इफ़ यू वांट टू राइट एनी छोटा सा मैसेज, कोई भी चीज़ वो आप इसमें लिख सकते हैं। जैसे अभी हमारे साथ दो जो है बहुत ही नामचीन कह सकते हैं, शायद तुम लोगों ने अभी धीरे धीरे नाम सुनोगे जानोगे, क्योंकि जब इसमें इंसान जानता है प्रोग्राम्स को सुनता है तभी समझ में आता है कि कौन कितना सारा है। वैसे तो अभी हमारे बीच में हमारे प्रिंसिपल साहब भी आ चुके हैं और डॉक्टर दिलशाद अहमद अंसारी साहब, उसके साथ ही हमारे साथ हैं पूनम सिंह मैम। ये ब्रेक थ्रू एक NGO है, ब्रेक थ्रू NGO जो 26 साल से काम कर रही है और इस NGO के तहत खासकर वुमेन्स के लिए जेंडर वायलेंस या जेंडर के लिए, जैसे आज का हमारा आप थीम भी देख चुके हैं कि मैंने उसमें शेयर किया हुआ कि सेक्सुअल हैरेसमेंट को लेकर ये एक मैम जो है उस पर आपको एक शॉर्ट सा लेक्चर देंगी, उसके बारे में उसके विषय में तुम लोगों को बताएंगी। क्योंकि बीइंग द गर्ल्स, खासकर वो चाहे इंटर की गर्ल्स हो चाहे ग्रेजुएशन में आके गर्ल्स, उनको बहुत सारी चीज़ें नहीं मालूम होती हैं। हम लोग सिर्फ अपने क्या मार्क्स गेन करना है, क्या आगे की डिग्री लेना है, ये तो जान रहे होते हैं, पर समाज में निकल कर हमको किस तरीके की उससे दो चार होना पड़ता है, किस परेशानियों से रूबरू होना पड़ता है, उसके बारे में हमको अवगत कराएंगी, चीज़ें बताएंगी पूनम सिंह मैम। इसके साथ ही हमारे साथ मुझे बताते हुए इसलिए भी खुशी हो रही है कि मेरी बैच फेलो कह सकते हैं या मेरे यूनिवर्सिटी की हम लोग, जबकि मेरी उम्र में छोटी है, पर हम लोग एक ही यूनिवर्सिटी एक ही सब्जेक्ट से और एक ही कहीं ना कहीं जेंडर और उस पर काम करने के लिए डॉक्टर आरती हमारे साथ हैं। लोग क्लैप करो यार, जिसका नाम लेते हैं किसको क्लैप नहीं करते हो। तो डॉक्टर आरती जो है वर्धा से, इन्होंने बाद में PhD करी, इन्होंने जो है हमारे साथ PG किया था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से, और हमारी अभी जो किताब आई है उसमें भी इनका एक चैप्टर है, क्योंकि इनका जो टॉपिक था वो थीसिस का जो टॉपिक था वो मेरे चैप्टर को कहीं सुटेबल लग रहा था। तो वो बात जब मैम की बात होती है, मैं हैंड ओवर टू पूनम मैम, प्लीज़ मैम स्टार्ट। मैंने परिचय दे ही दिया है, मेरा नाम पूनम है, मैं काम करती हूँ ऐसे बड़ी लीडर। और एक्चुअली हमारे जो ब्रेक थ्रू है स्टार्टिंग में डोमेस्टिक वायलेंस पे काम करता था, धीरे धीरे और गर्ल्स की शिक्षा को लेकर बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। अभी रिसेंट हम लोग का कैंपेन स्टार्ट हुआ है सेक्सुअल हैरेसमेंट, क्योंकि आज में आप लोग देख रहे हैं न्यूज़ क्या है, न्यूज़ पेपर है, हर जगह टीवी पे हर जगह आप लोग देख रहे होंगे, इतना सेंसिटिव टॉपिक है और बात नहीं करते। लगता है कि नो करो, बात करने से समस्याएँ बढ़ी हैं, लेकिन बात न करके भी तो समस्या बढ़ी रही है, मतलब तो कहीं हो नहीं रही है, तो बात करना ज़रूरी हो गया है। तो इसीलिए हम लोग व्यवस्था इसकी चर्चा करेंगे। मेरे पास एक PPT है, मैं उसको शो करूँगी और फिर उसके बाद में उसकी
स्टैंड अप अगेंस्ट स्टेट हरेसमेंट कि आप आवाज़ उठाओ, जहाँ भी आप गलत होते हुए देखिए उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए। आगे हम बात करते बढ़ेंगे। ये कुछ डेटा है हमारे सामने जो कि गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड डेटा है। ऐसे तो पता नहीं कितने ऐसे मुद्दे हैं जो वहाँ तक पहुँचते ही नहीं हैं। तो ये कुछ डेटा है जिसमें कि महिलाओं को कोई मदद के लिए सामने नहीं आता है, और जब कोई मदद के लिए सामने आता है तो लोगों को अच्छा फील होता है। तो देखते हैं एक्चुअल डेटा क्या है। ये एक्चुअल डेटा है हमारा। 25% महिलाएँ ऐसी थी जो बोली थी कि कोई उनकी मदद किया और उनको बहुत अच्छा लगा तो कोई उनकी मदद करता है। 84%, आप देख रहे हैं कितना बड़ा ये नंबर है कि लोग बोलते हैं कि लोग मदद नहीं करते हैं। लोग देखते तो हैं दूर से कि हो रही है चीज़ें, किसी के साथ भी कुछ गलत हो रहा, छेड़छाड़ हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, लेकिन कोई इसमें पढ़ना नहीं चाहता है। जैसा कि मेरे परिचय पहले ही यहाँ हो गया था, इसको परिचय हमारा बताया गया है। मेरा नाम मोहन सिंह है, मैं बेटू में सीनियर कोऑर्डिनेटर के काम करती हूँ और ट्रेनर आपके सामने भी यहाँ पे सेक्सुअल हरेसमेंट का जो टॉपिक है उसमें एज ट्रेनर भी मैं काम कर रही हूँ। ब्रेक थ्रू के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही थोड़ा बहुत बता दिया है, ब्रेक थ्रू 26 सालों से महिलाओं और लड़कियों के सशक्तिकरण पे ही काम कर रहा है। शुरुआत इसकी हुई थी डोमेस्टिक वायलेंस को लेके, इसके बहुत बड़े बड़े कैंपेन भी किए गए थे, जैसे बोमन ईरानी द्वारा आप लोग देखे होंगे टीवी पे ऐड आता था, रील नहीं करते बेल बजाओ, जहाँ भी डोमेस्टिक वायलेंस होता था वहाँ जाओ और बेल बजाओ या रील बजाओ, मतलब उनका दरवाजे पे नॉक करो जिससे थोड़ी देर के लिए वो जो हिंसा अंदर हो रही है वो रुक जाए। और उसके बाद में राजकुमार राव के द्वारा भी प्रेजेंट किया गया था दखल दो। ये बहुत बड़े बड़े कैंपेन थे जो टीवी पे आते थे इसके ऐड, और महिलाओं के लिए, लड़कियों के सपनों के लिए काम करता है। ये जैसे जिसका मैंने भी आपके सामने जिक्र किया था, तो भी अलग कर दो, ये बहुत बड़े सक्सेसफुली कैंपेन हुआ था जो है ब्रेक थ्रू की तरफ से, और जो है इसको बोमन ईरानी ने प्रेजेंट किया था, उसको राजकुमार राव ने प्रेजेंट किया था। राइट टू बी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ये जो सेक्सुअल हरेसमेंट वाला टॉपिक जिस मुद्दे को लेकर आज मैं आप लोगों के सामने खड़ी हूँ, ये टॉपिक वहीं से स्टार्ट हुआ। राइट टू बी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि मैंने बताया, वहीं पे कुछ बच्चे स्टूडेंट सेक्सुअल हरेसमेंट के टॉपिक को लेके एक सर्वे स्टार्ट किए। जब वो जो है कहीं भी देखते थे कहीं उत्पीड़न हो रहा है, किसी से छेड़छाड़ हो रहा, वो वीडियो बनाते थे और पोर्टल पे डालते थे। कुछ ही महीनों में 31,000 डेटा बच्चों ने कैप्चर किया, जो कि डेटा सरकार के पास आने नहीं गई रजिस्टर। सरकार के पास जब ये मुद्दा पहुंचा तो बहुत गंभीरता से लिया गया कि हम जैसे सशक्त देश हैं, जहाँ पे ऐसे गंभीर मुद्दे हैं, तो ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ पे इस मुद्दों में बात ही नहीं होती है। तो जब जो है काफ़ी देश के जो वहाँ मीटिंग वगैरह हुई, लगभग इस मुद्दों पर बात करना जरूरी है, तो भारत ने भी इस मुद्दे को लिया और अभी हम लोग जो है 4 स्टेट में काम कर रहे हैं, हरियाणा, झारखंड, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में। इस टॉपिक को लेकर हम लोगों ने कैंपेन शुरू किया है। धीरे धीरे बाकी स्टेट और बाकी डिस्ट्रिक्ट हमारे साथ जुड़ेंगे। लॉरियल पेरिस एक beauty ब्रांड है। ये जो है हमेशा से महिला सशक्तिकरण के लिए सपोर्ट करता है। जब उनको पता चला कोई ऐसी संस्कृत मुद्दों को लेकर काम हो रहा है, उन्होंने हाथ बढ़ाया कि हम आपको करेंगे, तो मदद करेंगे और आप इसको कैंपेन को आगे बढ़ाइए, क्योंकि इस मुद्दे पे बात करना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो लॉरियल पेरिस क्या चाहता है, हर किसी को यह अधिकार है कि वह अपनी मंजिल की ओर जाते समय सुरक्षित हो सके। अगर मेरे घर में रात में मेरे पिता नहीं है, भाई नहीं है, और मतलब मैं मेरी माँ है, मुझे रात में इमरजेंसी है, मेडिकल स्टोर जाना है, दूध लेने जाना है, किसी कारण से हमें जाना है बाहर, तो हमें ये न लगे कि क्या मैं जिंदा लौटूंगी, मैं जा तो रही हूँ, लेकिन क्या मैं सुरक्षित वापस आ जाऊँगी जैसे मैं जा रही हूँ वैसे ही। तो इस मुद्दे को लेके काम करना शुरू किया गया था।
We see it happen everywhere, at any time. 80% of women have experienced sexual harassment in public spaces. Like a suggestive comment, A sexually explicit touch, an inappropriate gesture, or being followed. And it threatens our self-worth. it takes over who we are. We see it happen, but stay cautiously silent and uncomfortably look away. Maybe because we don't know what to do How to help. or how to combat the situation. The time has come to keep our heads up and to stand up for each other against street harassment. And everyone can be part of the solution. Excuse me. Sisters? Can you help me, please? I'm going in this direction. L'Oréal Paris and the non-profit organization Right to Be have joined forces to teach men and women how to combat sexual harassment in public spaces with simple and impactful actions. Learn how to combat street harassment at standup-international.com. Take a stand with L'Oréal Paris, because we're all worth it. अभी हमने देखा कि क्या क्या होता है। इसमें से जितनी चीज़ें थी लगभग हर रोज एक महिला फेस करती है। जितना चीज़ों में दिखाया गया था लगभग हर महिला उसको फेस करती है, लेकिन हम बात नहीं करते। हमें लगता है इग्नोर करेंगे तो बात ज़्यादा बेहतर होगी, लेकिन जब हम इग्नोर करते हैं तो किसी दूसरे को हम पोषण दे रहे होते हैं, उनको और गलत करने के लिए, और उनको हिम्मत दे रहे होते हैं कि अभी आपने हमें छुआ है, हमें कुछ नहीं बोला है, आगे आप और भी कुछ कर सकते हो, आपको कोई नहीं बोलेगा। उनको हम हिम्मत दे रहे होते हैं। हर जगह हिंसा करना जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं हम लड़े, हिंसा करें, मारपीट करें, लेकिन स्टॉप तो हो नहीं सकते हैं ना, मना तो हम कर सकते हैं उनको। उसी जगह पे अगर उनको हम स्टॉप कर देते हैं तो शायद वो हिम्मत उनको नहीं मिलेगी, इससे और बच्चे के साथ ज़्यादा गलत होगी। अभी हमने देखा कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, हम देखते हैं इसका प्रभाव क्या पड़ता है। अगर ये बहुत नॉर्मल चीज़ होती तो इतना गहरा प्रभाव ही नहीं पड़ता हमारे ऊपर। जब हम कहीं जा रहे होते हैं, कोई हमें हमारा पीछा कर रहा होता है, हम किसी बस में, मेट्रो में, भीड़ में खड़े होते हैं, कोई हमें पीछे से अचानक टच कर रहा होता है, कोई कमेंट कर रहा होता है, कोई घूर रहा होता है, अब कोई जो है ऐसी गाना या वीडियो कुछ भी ऐसा हमें कर दिखा रहा होता है, प्रेजेंट कर रहा होता है, वो नॉर्मल चीज़ें हैं कि वो दूर से कर रहा है, कोई हमें टच नहीं कर रहा है, लेकिन उसका हमारे मन पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। ये आप देख रहे होंगे कि जब भी कुछ भी ऐसी चीज़ें आती हैं तो वो गहराई से हमारे मन पे पड़ती हैं और हम उसके बारे में सोचते रहते हैं और डरते हैं दोबारा उस जगह पे जाने के लिए, उस सिचुएशन में आने के लिए। हमें लगता है उस रास्ते से हम गुजरेंगे तो फिर से हमारे साथ वही सब होगा जो अभी हो रहा था। बहुत सारी बच्चियाँ ऐसी हैं जो हाई स्कूल, इंटर के बाद इसलिए जो है आगे तक पढ़ाई नहीं जारी कर पाती हैं, क्योंकि उस रास्ते पे उनके साथ कुछ कुछ गलत चीज़ें होती हैं। कुछ ऐसी जगह है, सुनसान है, वहाँ पे कुछ लोग बैठते हैं, आए उनको टोन करते हैं, उनके साथ छेड़छाड़ करते हैं। वो जिंदा रहना, अपने आप को सुरक्षित रखना ज़्यादा ज़रूरी समझती है पढ़ाई में। अब शिक्षा नहीं रहेगी तो आप सोचिए कि फ्यूचर कहाँ जाएगा हमारे देश का। शिक्षा क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे साथ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं और हमारे घर वाले ही हमें भी कहते हैं कि रहने दो, आप पढ़िए, इतना बहुत है कि आपको सुरक्षित रखना है। तो ये हमारे पर प्रभाव पड़ता है। चिंता, डिप्रेशन, उत्पीड़न की बात का तनाव, PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ये मानसिक बीमारी है। ये ऐसी बीमारी है कि जब हमारे साथ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे मन को बहुत गहराई से छूती हैं, कहीं हम जा रहे हैं, रास्ते में किसी ने हमें जबरदस्ती छूने की कोशिश किया, पीछा किया, अंधेरा है, तो बार बार वो चीज़ हमारे मन में आती है। वो चीज़ नहीं भी होता रहता, फिर भी हमें लगता है कि वो हमारे साथ हो रही है। तो ये जो है सिचुएशन ऐसा होता है, आगे जाके इंसान जो है सुसाइड तक का अटेम्प्ट करने का प्रयास करता है, क्योंकि ये मानसिक बीमारी है, हमें उस लेवल पे ले जाती है। आपने देखा होगा इंजीनियरिंग कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में बच्चे जाते हैं पढ़ने, उनके साथ रैगिंग के नाम पे छोटा सा मजाक किया जाता है और वो सुसाइड करते हैं। उन्होंने मजाक किया, लेकिन सामने वाले उस मजाक को कितनी गंभीरता से लिया कि उसने सुसाइड कर दिया। एक इंसान सपना लेके जाता है कहीं पढ़ने के कुछ करने, और उसने अपने जीवन का वो फैसला लिया कि उसको कुछ करना ही नहीं, उसको लाइफ में कुछ करना ही नहीं। उसके बाद हमारे सामाजिक और आर्थिक जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ता है कि जो हमारा जीवन शैली है उसमें पूरी तरह परिवर्तन आ जाता है। जो हम हमेशा खुश रहते थे, हम
सामुदायिक जीवन पे इसकी गुणवत्ता पे तो असर पड़ता ही है, क्योंकि उनका जो दिनचर्या रहता है पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है। ये 5T एक ऐसा यूनिक टेक्निक है जिसको लाया गया कि जिससे लोग अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए दूसरों की मदद कैसे कर सकते हैं। इस 5T में छोटे छोटे ऐसे ट्रिक बताए गए हैं कि आप उसको अगर आजमाएंगे तो अपने आप को तो सुरक्षित रखेंगे ही और दूसरों की मदद आप बहुत आसानी से करेंगे बिना किसी मुश्किल में पड़े हुए। एक ट्रिक हम देखते हैं। पहला है डिस्ट्रैक्ट, किसी का ध्यान रखना। दूसरा है डेलीगेट, किसी और से सहायता लेना। तीसरा है डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड करना। चौथा है डिले, हिम्मत बंधाना। और पांचवा है डायरेक्ट, सीधे तौर पर रोकना। डिस्ट्रैक्ट, डेलीगेट, डॉक्यूमेंट, डिले और डायरेक्ट, ये हमारे 5T हैं, जिसके बारे में आगे जाके हम और विस्तार से अच्छे से जानेंगे क्या है, क्या चीज़ है, कैसे हम उसको आजमा सकते हैं। जैसा कि मैंने सबसे पहले ही बोला था कि ऐसी क्या चीज़ें हैं कि जो हमें रोकती हैं किसी की मदद करने के लिए। कुछ तो ऐसा कारण होगा कि जो लोग देखते तो हैं लेकिन किसी की मदद नहीं करने आते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं। मुझे डर है ये वापस मुझ पे ही ना आ जाए। लोग ये डरते हैं कि कहीं मैं इनकी मदद करने जाऊँ और मेरे ऊपर ही सारी बातें ना आ जाए, कहीं पुलिस केस हो जाए या कुछ और ऐसी चीज़ें हो जाए तो कहीं ऐसा ना हो कि मुझे फंसना पड़ जाए बीच में। लेकिन अगर ऐसी सोच लें कि आज हम समाज में निकले हैं, ऐसी ही सोच दूसरे भी लेके निकले। जब आज आप किसी की मदद नहीं करोगे तो कल आप और आपका परिवार जब मुसीबत में होगा तो दूसरा भी यही सोच लेके निकला है कि कहीं ये मुझ पे ना आ जाए। आज हम मदद करेंगे तो कल कोई दूसरा भी मदद जरूर करेगा। दूसरा है मेरी समस्या नहीं है। होता है ना कि कौन सा मेरा परिवार है, ना तो ये मेरी बहन है, ना तो ये मेरी बेटी है, ना मेरे रिश्तेदार है, ना मेरे घर का कोई सदस्य है। क्योंकि हमें तकलीफ तो तब होती है ना जब मेरा परिवार नाम होता है, तभी हमें बुरा भी लगता है, तभी हमें गुस्सा भी आता है अगर मेरे परिवार को कोई परेशान करता है। जब हम किसी और के परिवार को परेशान कर रहे होते हैं या हमारा परिवार परेशान हो रहा होता वो हमारा मुद्दा नहीं होता, तो किसी और का परिवार को देख लेंगे। लेकिन जब यही चीज़ें हमारे परिवार के साथ हो रही होती हैं तो दूसरा भी यही सोच लेके आया है कि ये मेरी समस्या नहीं है, ना तो ये मेरा परिवार है, हम क्यों मदद करें, वो अपना देख लेंगे। तो ऐसी सोच लेके जब समाज में चीज़ें बनेगी तो कोई किसी की मदद कभी नहीं करेगा। उसके बाद में है कि कोई बदलाव नहीं आ सकता। होता है ना कि हम भाई स्कूल नहीं हैं, हम स्कूल कॉलेज निकले हैं, हम एक मामूली इंसान हैं, हम क्यों मदद करें किसी की। हम मदद करेंगे तो फिर फालतू की चीज़ों में हम फंसेंगे, हमारा स्कूल हमारा टाइम जाएगा। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि आज हम किसी की मदद करेंगे तो कल जब हम और मेरा परिवार मुसीबत में होगा तो लोग भी जरूर हमारी मदद के लिए सामने आएंगे। तो ये सोच लेके जब हम आगे निकलेंगे तो हम भी मदद करेंगे, लोग भी मदद करेंगे, क्योंकि हमारे प्रैक्टिस में आ जाएगा कि भाई कुछ गलत हो रहा है, हमें चुप नहीं रहना है, हमें बोलना है। हम बोलेंगे, लोग भी वही बिहेवियर सीखेंगे, फिर वो भी बोलेंगे। तो ऐसे में कोई कुछ भी गलत करने के पहले 1000 बार सोचेगा, क्योंकि लोग देख रहे हैं। उसके बाद इससे कोई नुकसान नहीं होता। सबसे बड़ी चीज़ें होती है ना कि फोन ही तो रहा था, फोन से तुम्हें छूट गया, दूर से सीटी ही तो बचाई थी, इशारे ही तो कर रहा था। छूना, मैंने बोला ना कि सेक्सुअल हरेसमेंट से ज़्यादा खतरनाक होता है हमारा मेंटल हरेसमेंट। वो छू नहीं रहा है लेकिन वो इतना मुझे डरा रहा है कि मैं उस सिचुएशन से निकलने के लिए पता नहीं कितने दिन लग जाएंगे। कोई अगर मैं अकेले जा रही पीछा कर रहा है तो मैं इतना डर जाऊंगी कई दिन तक कि शायद वो रास्ता ही छोड़ दूँ। मैं बहुत सारे ऐसे बदलाव अपने लाइफ में डालूंगी कि मुझे जाना ही नहीं है, मुझे करना ही नहीं है, मैं अपने आप को घर में बंद कर लूँगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसने मेरा कॉन्फिडेंस खत्म कर दिया कि मैं जा रही थी, मेरे साथ होगा, मैं नहीं जाऊँगी। तो वो बहुत खतरनाक होता है। अब हम एक वीडियो देखते हैं। ये है पहला हमारा विषय है। छोटे छोटे वीडियो के थ्रू समझेंगे आप कि हम कैसे मदद कर सकते हैं। इसमें हमने देखा कि
उठाने के बहाने वो दोनों के बीच में खड़ी हो गई। अब ऐसे में क्या हुआ कि एक डिस्टेंस क्रिएट हो गया और वो जिसके साथ हरेसमेंट हो रहा था वो हरेसमेंट से बच गई और हरेसर भी थोड़ा साइड हो गया क्योंकि उसे डर लगा कि कोई आके बीच में खड़ा हो गया है। बस हमें पूरी देर के लिए ऐसे ध्यान भटकाना है, छोटी छोटी ट्रिक करके। अगर हम देख रहे हैं कोई महिला खड़ी है, उसको कोई कारण परेशान कर रहा है, तो हम सीट बदल सकते हैं उससे, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि क्या हम चले, तो सामने वाले को लगा शायद कोई जानता है इसको, है ना। तो उसके अलावा कहीं गली में मोहल्ले में जा रहे हैं तो एड्रेस पूछने के बहाने हमारे सर को रोक सकते हैं, या किसी भी तरीके से थोड़ी देर के लिए हरेसर का ध्यान हटा देना है उस सिचुएशन से, कुछ भी नाटक करके, और उतनी देर में जिसके साथ हरेसमेंट हो रहा था वो बच के निकल जाएगा या अपने बचने का एक तरीका ढूंढ लेगा, उसको थोड़ा टाइम मिल जाएगा। ऐसे में आपको भी नुकसान नहीं होगा क्योंकि आप तो अनजाने में कर रहे हो सब कुछ, और सामने वाले की भी मदद आपने कर दी। दूसरा देखते हैं हम डेलीगेट। There's a man touching a woman at the back of the bus, and I don't know what to do. Can you help? डेलीगेट में क्या होता है कि कई किसी कारण से अगर हम डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनका ध्यान नहीं हटा पा रहे हैं, तो हम किसी से मदद दिला दे सकते हैं। जैसे कि अगर हम मेरी बस में हैं तो हम वहाँ के जो है कंडक्टर हैं, ड्राइवर हैं, उनसे बोल सकते हैं कि देखिए वहाँ पे कुछ गलत कर रहे हैं कुछ लोग, आप प्लीज़ उनकी मदद करिए। कहीं रेस्टोरेंट में हैं तो वहाँ के मैनेजर हैं या कोई अथॉरिटी पर्सन है, या कहीं रास्ते में जा रहे हैं तो वहाँ पे पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस है, जो भी आपको दिखे कि कोई मदद कर सकता है, स्कूल कॉलेज में है तो टीचर और प्रिंसिपल, जो भी आपको लगे कि मदद इनका कर पाएगा आप उनसे बोलिए और आप वहाँ से जा सकते। ऐसे में हमने उनको किसी और से सहायता दिला के मदद कर दी। इग्नोर करने से अच्छा है उसको जो है आप उनको किसी न किसी तरह से मदद दिला दो जिससे वो सिचुएशन से निकल जाएंगे बाहर। हम दूसरा देखते हैं डेवलपमेंट। डॉक्यूमेंट में जो है कुछ ऐसी सावधानियां हैं कि इसमें क्या है कि अगर आप किसी भी तरह से मदद नहीं कर पा रहे, डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहे, डेलीगेट नहीं कर पा रहे, और आप देख रहे हो कोई ऐसी घटना हो रही है तो आप उसको डॉक्यूमेंट कर दीजिए, मतलब या तो वीडियो या फोटो, जिससे कि जो हरेसर है उसके खिलाफ एक एविडेंस तैयार कर दीजिए। कई बार लोग किस वजह से छूट जाते हैं कि जो है जो जिसके साथ हरेसमेंट हो रहा था उसके बाद एविडेंस नहीं होता, वो बोलती तो है कि मेरे साथ गलत हुआ है लेकिन वो प्रूफ कैसे करेंगे। अगर किसी ने उसको मानसिक रूप से टॉर्चर किया है उसका कोई सबूत ही नहीं होता ना, फिजिकल का तो हो ही जाता है, मानसिक रूप से जो है मेंटल जो टॉर्चर होता है उसका सबूत नहीं होता। ऐसे में आप उसको एक जो है एविडेंस दिला सकते हो, उसको चुपचाप डॉक्यूमेंट कर सकते हो, लेकिन इसमें कुछ सावधानियाँ हैं। ऐसी जगह पे डॉक्यूमेंट ना करें जहाँ पे मना है फोटो या वीडियो बनाना, वहाँ पे सख्ती से मना होता है, ऐसे एरिया में ना करें। और अगर आप वीडियो बना भी रहे हैं तो बहुत चुपके से एक डिस्टेंस लेके और छुपा के बनाना है कि जैसे आप उसमें वीडियो गेम खेल रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, ऐसा कुछ नाटक करते हुए बनाना है, उनको पता नहीं चलना चाहिए कि उनका वीडियो बन रहा है, यानी वो आपको नहीं समझ सकते। तो आप चुपके से वीडियो बनाइए और वीडियो में चुपके से मेंशन कर दीजिए, जैसे क्या आज का क्या टाइम है, डेट क्या है, कौन सी जगह है, ये मेंशन रहेगा, उनको ज़्यादा आराम मिलेगा कि ऐसे इस जगह पे इस लोकेशन में करना है। और सबसे बड़ी बात, वीडियो को सोशल मीडिया पे नहीं डालना है क्योंकि हमने किसी की मदद के लिए वीडियो बनाई है। अगर हम अपने इंटरटेनमेंट के लिए उसको डाल दिए सोशल मीडिया पे तो शायद तो आज एक दो लोग उसको हरेस कर रहे थे, फिर पूरा समाज उसको हरेस करेगा। तो सोशल मीडिया पे नहीं डालना है क्योंकि अगर आपने किसी का वीडियो बिना उसकी मर्जी के, उसकी फ़ोटो या वीडियो आपने सोशल मीडिया पे डाल दिया तो ये जो है क्राइम होता है, आपको सज़ा हो सकती है। तो उसको सोशल मीडिया पे नहीं डालना है। जिसकी मदद के लिए आपने वीडियो बनाया था उसके पास बाद में जाना है और उसको बोलना है कि देखिए हम आपकी मदद नहीं कर पा रहे थे लेकिन हमने वीडियो बनाया है, आप इसको ले लीजिए। अगर आपको कहीं पे क्लेम करना है, केस करना है तो आप इसके ज़रिए इसको क्लेम कर सकते हैं। उनको वीडियो देना है और अपने फ़ोन से पूरी तरह से उसको डिलीट कर देना है क्योंकि आपके फ़ोन में अगर वीडियो रहा कहीं भी हो सकता है आपका फ़ोन चोरी हो जाए या कोई और दूसरा उस डेटा को निकाल के शेयर कर दे सोशल मीडिया पे तो दिक्कत आपके लिए हो जाएगी।
तो इसमें थोड़ी सी सावधानियों को रखते हुए इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं डॉक्यूमेंट का किसी की मदद के लिए। Are you okay? Want me to hang around for a bit so it doesn't come back? ये भी क्या करते हैं जैसे हम डिस्ट्रैक्ट भी नहीं कर पाए, डेलीगेट भी नहीं कर पाए, डॉक्यूमेंट भी नहीं कर पाए, हम जब पहुंचे तब तक जो है हरेसर हरेस करके जा चुका था। उस सिचुएशन में जिसके साथ ये हरेसमेंट हुआ रहता है वो खुद को ब्लेम करने लगता है, उसे लगता है कि मेरी ही गलती, मैं अकेले क्यों आई, या मैंने ऐसे कपड़े पहने होंगे, या कुछ सिचुएशन ऐसी होगी कि सामने वाला मुझे परेशान करके चला जाए। ऐसे में आप उसकी हिम्मत बन सकते हैं, आप उसको पानी पूछ सकते हैं, आप उनसे बोल सकते हैं कि क्या मैं आपको कहीं छोड़ दूँ, आपके घर फ़ोन कर दूँ, या सबसे बड़ी बात कि आप गलत नहीं हो, गलत वो है जिसने आपके साथ गलत किया। हमेशा निर्दोष को सज़ा मिलती है, हरेसमेंट के केस में हमेशा निर्दोष को सज़ा मिलती है। कोई लड़की सीधा अपनी मंजिल की तरफ जा रही थी, कोई दूसरा आया उसको परेशान हो गया, सज़ा उस लड़के को नहीं मिलती, उस लड़की को मिलती है। उसका स्कूल छुड़ा के, उसका कॉलेज छुड़ा के, उसकी जल्दी शादी करके, बहुत सारे तरीक़ों से। तो कभी भी सज़ा जो है उसको मिलनी चाहिए जिसने गलत किया था। जिस दिन सज़ा सही पर्सन को मिलेगी उसी दिन जो है इसके अपने आप रोक लगना शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी हिम्मत है कि आप गलत नहीं थी, गलत वो था जो आपके साथ गलत करके गया, तो सज़ा आपको नहीं मिलेगी, सज़ा उस इंसान को मिलेगी जिसने आपके साथ गलत किया है। कई बार क्या है कि किसी ने बहुत बुरी तरह टॉर्चर कर दिया और जिसके साथ हरेसमेंट हुआ है वो ऐसे सिचुएशन, ऐसे कदम उठा लेते हैं जो शायद सही नहीं होता है। ऐसे में आप उनको उस कदम को उठाने से रोक सकते हैं, हिम्मत देंगे। किसी का हिम्मत बनना भी बहुत बड़ी बात होती है। हम लास्ट देखते हैं डायरेक्ट। Hey, I like your jacket. Where'd you get it? Did you leave me alone? You're being totally inappropriated right now. डायरेक्ट का इस्तेमाल हम लोग जो है इसलिए लास्ट में यहाँ रखे हैं क्योंकि सिचुएशन बेस्ड, इसमें इसका इस्तेमाल हम तभी करेंगे जब हम पब्लिक प्लेस में होंगे, जैसे मेट्रो में है, बस में है, मार्केट में है, ऐसी जगह पे जहाँ लोग हैं वहाँ पे हम डायरेक्ट जाके बोल सकते हैं कि प्लीज़ ऐसा मत करिए, मैं बहुत देर से देख रही हूँ कि आप ऐसे कर रहे हो, क्योंकि आप अकेले भी अगर ये पे करोगे तो हो सकता है वो आपको नुकसान पहुँचा दे। तो ऐसे में आप बाकी भी जा सकते हो, जैसे डिस्ट्रैक्ट कर सकते हो, डेलीगेट कर सकते हो, लेकिन डायरेक्ट का इस्तेमाल आप पब्लिक प्लेस में करोगे, सीधा जाके उनको रोकना है कि देखिए मैं बहुत देर से देख रही थी, आप ये जो कर रहे हो ना बिल्कुल मत करो, ये अच्छा नहीं है। उनको बस डराना है, हिंसा पे नहीं जाना है। मैं या मेरा ऑर्गेनाइजेशन किसी भी हिंसा को प्रमोट नहीं करते हैं, क्योंकि हिंसा के बदले हिंसा ही होती है। आप आज उनको कुछ मारोगे, जैसे गए आप उनको मार दिए, हो सकता है आज वो कमज़ोर हो ना मारे, वो कल पलट के जरूर मारे। तो कभी भी ऐसी सिचुएशन में मत जाएं कि आपको आगे जाके नुकसान हो, है ना। तो आराम से बोलना है, बस उनको रोकना है कि आप प्लीज़ ये मत करें, जो आप कर रहे हैं बहुत देर से देख रहे हैं, उनको सीधे तौर पर जाके मना करना है। तो ये हमारा 5D था, जिसमें एक छोटे वीडियो भी हम लोगों ने प्रेजेंट किया। मुझे लग रहा है कि ऐसे बहुत सारे लीड होंगे जिसको आप लोग आगे जाके इस्तेमाल करके और छोटी छोटी घटनाओं से अपने आप को भी और दूसरों को बचाने में भी पहल कर सकते हैं, जिससे समाज में बदलाव छोटे से ही शुरू होता है, एकदम से कुछ नहीं होता। और किसी के साथ बहुत गलत हो जाए तो कैंडल लेके 4 दिन मार्च करने से कुछ भी हल नहीं निकलेगा समाज में, जब तक पहल छोटी चीज़ों से लेनी होगी। जिस दिन किसी का घूरना और अनचाहा टच करना रुक गया, उसी दिन बाकी चीज़ें भी रुक जाएंगी। तो ऐसे छोटे छोटे कदम उठा के हम लोगों की मदद कर सकते हैं। हमेशा ये चीज़ ध्यान रखें कि जो हरेसमेंट होता है उसमें आपकी गलती नहीं होती, गलती दूसरे की होती है जो हरेसमेंट कर रहा होता है। तो कभी अपने आप को ब्लेम ना करें कि मेरी गलती थी, मेरी पढ़ाई छूटेगी या मेरा फ्यूचर जो है पीछे जाएगा, नहीं। हमेशा ये सोचें
सोचे कि मेरी गलती नहीं थी तो सज़ा मुझे नहीं मिलेगी, जिसकी गलती की सज़ा उसको मिलेगी। और अपने आप को इतना हिम्मत दें कि जब मैं गलत ही नहीं थी तो मैं क्यों अपने आप को दोषी ठहराऊँ। जहाँ गलत नहीं हूँ मैं, तो अपने आप को बार बार मैं क्यों दोषी ठहराऊँ कि मेरी ही गलती है। इसके आगे एक छोटा सा वीडियो आएगा। वीडियो में एक्चुअल हैरेसमेंट दिखाया गया है और उसमें थोड़ी हिंसा भी दिखाई गई है, क्योंकि ये रियल वीडियो है। कहीं पे ये चीज़ें हो रही थी और वहाँ पे किसी ने डॉक्यूमेंट कर दिया उसको, और फिर हम लोगों को उसने दिया कि ऐसी चीज़ें भी होती हैं, ऐसे में आप इस चीज़ का इस्तेमाल करके कैसे बड़ी हिंसा को छोटे में ही रोक दिया गया। तो आप ध्यान से देखेंगे और मैं बाद में पूछूंगी कि आपने कौन कौन सा डी देखा इसमें कुछ चीज़ का इस्तेमाल करके बड़ी हिंसा को छोटे में ही रोक दिया गया है। We got you on camera, don't follow. We got you. आप लोगों ने देखा कौन कौन सा इस्तेमाल हुआ है इसमें? किसी ने कुछ देखा? हाँ जी। 1.5 डायरेक्ट और कौन सा? 1.5 डायरेक्ट वाला ही। ओके। उसके अलावा कोई और? हाँ, डिस्ट्रैक्शन हुआ है। इन 3 डी का इस्तेमाल हुआ है इसमें। जैसे मैंने पहले ही बोला था कि ये रियल वीडियो है, मतलब डॉक्यूमेंट तो हुआ है तभी वीडियो आया है। हाँ, और वो बार बार बोल भी रहा था ना कि आई कैच यू, है ना? तो इसमें डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल हुआ है। डिस्ट्रैक्शन वो बीच में आया चिप्स खाता हुआ, कितने नॉर्मल तरीके से बीच में आके खड़ा हो गया उन मार्केट के बीच में, और वहीं पे वो मार्केट छूट गया। और उसके अलावा डायरेक्ट जाकर उसने बोला कि मैं बहुत देर से देख रही थी कि आप लोग कर रहे थे, तो उसने उसको समझाया। तो ये 3 डी का इस्तेमाल हुआ है। ऐसे ही हम छोटे छोटे जो है कदम से भी हिंसा को रोक सकते हैं। थैंक यू। ये इसमें कुछ हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, जैसे पुलिस हेल्पलाइन नंबर है, पुलिस हेल्पलाइन नंबर है, आप लोग शायद जानते ही होंगे सारे लोगों को। तो ये कुछ हेल्पलाइन नंबर है जिसका भी हम मदद ले सकते हैं अगर कोई घटना हमारे सामने घट रही है। उसके लिए बेटा अभी चाहिए मत प्लीज इसको करिए थोड़ी देर के लिए नाम और डिस्टेंस चाहिए तो वापस आओ। महिलाओं पे हुए शोषण के बारे में बहुत
बढ़िया रिसर्च करके उन्होंने बताया हर लड़की आप देखेंगे किसी न किसी तरीके से कभी न कभी शिकार जरूर होती है। हत्या में शिया पुरुष है, इसका जवाब कौन दे। तो यहाँ पर हमारा ये कहना है कि लड़कियों को ही मजबूत होना पड़ेगा, क्योंकि आप कानून तो बहुत से ढेर सारे बने हुए हैं। आप अमेरिका में देख लीजिए, इंडिया में देख लीजिए और बहुत सी कंट्रियों में देख लीजिए, हर जगह जो प्रताड़ित औरत की जाती है। तो हमारे यहाँ एक आरती है, इन्होंने इंसिडेंट भी है बहुत, ये उनसे आप लोग प्रेरणा लीजिए, ये अपने दोस्तों में कहेंगी, आपको बताएंगी कि आपको भी मजबूत पढ़ना पड़ेगा, तभी आपकी कोई मदद करने की आएगा। और फिर ये समझिए कि आपके साथ कुछ छेड़छाड़ कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो दूसरा आदमी आके करना चाहेगा हीरो की तरह, तो ऐसा संभव नहीं है। आपको ही मजबूत होना पड़ेगा। मेरी साथ में मतलब हम लोगों ने पीजी किया था, मैं उनसे एक बैच सीनियर थी और हम लोगों ने साथ में काफ़ी सारी चीज़ें की। यहाँ पे पूनम जी का बहुत बहुत शुक्रिया कि जिन्होंने बहुत ही खूबसूरती से बहुत माइन्यूटली जो स्ट्रीट हैरेसमेंट उसके बारे में बताया। तो मैं चीज़ों को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में इंट्रोड्यूस इसलिए करना ज़रूरी समझती हूँ क्योंकि लखनऊ से निकल करके और पूरी दुनिया देखना और फिर पूरी दुनिया देख करके वापस लखनऊ आना मेरे लिए क्या हो रहा है वो मैं ज़रूर आपसे साझा करना चाहूँगी। तो मैं डॉक्टर आरती, मेरा मास्टर्स बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री से रहा। फिर मैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय है वर्धा महाराष्ट्र में, वहाँ पे मैं एमफिल में सिलेक्ट हुई थी। जेंडर स्टडीज़ है हमारे यहाँ, जिसको बोलते हैं वीमेन स्टडीज़ भी बोलते हैं, इंटरनेशनल सब्जेक्ट है वो। तो वहाँ पे मैं टॉप 5 में सिलेक्ट होके गई थी और क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश का एक लौटा मेरा रिप्रेजेंटेशन था। फिर वहीं में टॉप 4 में सिलेक्ट हुई पीएचडी के लिए और फिर उसके साथ ही जैसे खत्म हुआ तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस जो दिल्ली में है, जिसमें डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर में मैं पोस्ट डॉक्टर फेलो भी रही हूँ 21 से 23 तक। और फिर एक मौका आया तब जब लगा कि नहीं महिलाओं का पार्टिसिपेशन जो है पॉलिटिक्स में घटता जा रहा है, तो एक सेंस ऑफ लाइबिलिटीज जो थी, क्योंकि हम जानते हैं, अच्छा कितने लोग अवेयर हैं कि हम अभी लोकसभा में जो महिलाओं का प्रतिशत है कितना है। मैं इसी से बातचीत स्टार्ट करना चाहूँ क्योंकि ये तो हाँ बिल्कुल लोकसभा में कितना प्रतिशत है महिलाओं का विमेन रिप्रेजेंटेशन, जिसके लिए शायद हम यहाँ आज उपस्थित हुए हैं, हम और आप दोनों लोग इस बातचीत को करने बहुत अच्छा है कि उन्होंने कुछ हिम्मत करके बोला। थैंक यू। महिलाओं का जो प्रतिशत है पहले 15% लगभग था, जो पिछली लोकसभा 19 में, इस बार 2024 की लोकसभा में अभी उसका प्रतिशत घट के 13.63 है। हम डिसेंडिंग ऑर्डर में वापस आ रहे हैं और 2024 ही था जब मैंने अपना नामांकन लोकसभा के लिए इसी लखनऊ से किया और बिल्कुल रैंडम था, मीडियम स्कॉलर थी, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ थी क्योंकि मैं 2015 में ही अम्बेडकर उनकी 125वीं जयंती में जब मनाया जा रहा था कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, तो मैं टॉप 3 में सिलेक्ट होके गई, जिसमें पूरे भारत से सिर्फ और सिर्फ 100 स्टूडेंट जाने थे। तो ये एक कई सारे आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं, पढ़ाने के भी होते हैं, लेकिन फिर एक पे बैक टू सोसाइटी जब आपके सेंस में आता है कि आप यहाँ से तैयार होकर इंटरनेशनल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंटरनेशनल संस्थाओं में पढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस शिक्षा से आप निकले वो कहीं ना, तो मैंने पाया उत्तर प्रदेश सेक्शुअल हैरेसमेंट केस नंबर 1 हम बहुत सारी चीज़ों में नंबर 1 है, जहाँ पे महिलाओं का वर्क फोर्स में जो पार्टिसिपेशन है सबसे लोवेस्ट है, महिलाओं का न्यूट्रिशन जो है वो लोवेस्ट है, महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा जो होती है उसमें हम अव्वल हैं, महिलाओं के साथ जितना ज़्यादा ब्रूटल रेप केसेस होता है उसमें हम अव्वल हैं। तो इतनी खराब चीज़ों के लिए हम फेमस हो चुके हैं, जबकि हम अगर इतिहास के छात्र हैं या नहीं भी है तो आपको अपने उत्तर प्रदेश के बारे में इतना तो जानना चाहिए कि हम उस समय के गणराज्य हैं जब 10
तारीख तक ज्वाइन कर। तो जो मैम की पूरी बातचीत थी उसमें उन्होंने स्ट्रीट हैरेसमेंट, सेक्सुअल हैरेसमेंट के बारे में बताया, लेकिन बहुत सारे हैरेसमेंट ऐसे चल रहे हैं जो हमारे भी कंसिडरेशन में ही नहीं, जैसे कि साइबर बुलिंग। कितने लोग इससे इत्तेफाक रखते हैं कि साइबर बुलिंग जैसी कोई चीज़ है जिसको, अरे लड़कियों तुम्हें सब पता होना चाहिए। सोशल मीडिया पे जैसे अगर कोई लड़की इंस्टाग्राम क्रिएटर बन गई है या फेसबुक क्रिएटर किसी भी चीज़ की, अगर वो आगे बढ़ना चाहती है तो उससे ये हो जाती है नहीं वो बहुत बैड रहेगा, और उसको जैसे ही खुद घर आ जाएगी उसको रोकते हैं कि ये होगा, सब देखते हैं और जो है सब उस पर गलत गलत कमेंट करने लगते हैं कमेंट पर। तो ये होता है, बिल्कुल ट्रोलिंग होती है उसमें, ट्रोलिंग होती है और उसमें इनबॉक्स में जाके अगर आपका सोशल मीडिया बना है तो वो इनबॉक्स उन वाहियात चैट से भरा हुआ, हेलो क्यों नहीं रिप्लाई करती हैं, हाय हाय हाय, मतलब वो इतना हाय होता है अगर वो बदबुएं दे रहे हैं कि वो बाकी कम्युनिकेशन में जाना चाहते हैं। अब एक तो लगातार ये जो चीज़ें होती है, जो ट्रोलिंग होती है, इनबॉक्स में चैटिंग होती है, और आपको पता है बहुत सारे हमारे दोस्त होते हैं तो अनचाहे या चाहे हम उनसे बहुत सीक्रेट शेयर करते हैं। तो पहले सीक्रेट शेयर करने से पहले हम ये जान लें कि हम कॉन्फिडेंट हैं कि नहीं, और हमें वो सीक्रेट बिल्कुल नहीं रखने चाहिए जिनको ले करके हम पब्लिकली स्टैंड लें। इसके लिए लड़कियों को बहुत स्टैंड लेना पड़ेगा, जैसे कि हम अगर ऑनलाइन फ्रेंड बनाते हैं तो उनके साथ कोई पर्सनल फोटो और वीडियो शेयर नहीं करते, पर्सनल वीडियो फोटो शेयर नहीं करते। थॉट एक्सचेंज करना, किसी को पसंद करना, अभी तो एक तो बहुत बढ़िया चीज़ें ये भी है कि मैट्रिमोनियल साइट्स हैं, टिंडर है और तमाम तरह के इंस्टा और फेसबुक तो बहुत लोकतांत्रिक, मुझे लगता है बहुत डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो ये इनडायरेक्ट और बहुत जिसको बोलते हैं डार्क साइबर क्राइम के केसेस को वो करते हैं। आपको पता है बॉयज़ लॉकर रूम के बारे में किसी को पता है? बॉयज़ लॉकर रूम लॉकडाउन के समय में एक ग्रुप चैट था जो बॉयज़ द्वारा बनाया, उसमें वो टीनेज लड़के थे वो अश्लील चैट कर रहे थे। तो वो जब सामने आया, क्योंकि आपको पता है जर्नल जो कोर्ट होता है उसमें बहुत सारे ऐसे नियम होते हैं जिसमें वो जैसे विद्या के केस में एक जो माइनर था उसको सजा देने में बहुत हो रहा था क्योंकि रेयर ऑफ द रेयर केसेस था, तो उसमें डेथ पेनल्टी नहीं दी जा सकती, लेकिन सबसे ज़्यादा क्राइम उसी ने किया। अब हमें देखना है वापस सोसाइटी, तो सोसाइटी पेट्रियार्की को कैसे गढ़ रही है, एक पुरुष को जो कि अभी बन रहा है। हमें नागरिक बनना, न महिला और पुरुष से पहले हमें नागरिक बनना था। हम एक संवैधानिक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं जो संविधान से चलते हैं। कितनी लड़कियां हैं अपने संवैधानिक अधिकार हो जाए, कोई आर्टिकल्स बता दो भाई, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स बताओ। 14 है, 15 है, 16 है, 21 है, 22 है, 24 है, ये हमें समानता का अधिकार है। समानता अपनी किसी भी क्षेत्र, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो सार्वजनिक हो। सार्वजनिक में क्या क्या आता है? आपके स्कूल्स आते हैं, आपकी स्ट्रीट्स आती हैं, लेकिन कितनी ही महिलाएं हैं जो 10 से 6 के बाद भी दुनिया देख पाती हैं, बहुत कम। तो पहले तो ये आत्मविश्वास जानना कि आपकी राइट्स क्या है, और बेहतर नागरिक तब बन पाएंगी जब आप अपने अधिकारों को जानें। और भारत खूबसूरत देशों में रहा है जिन्होंने सबसे पहले वोटिंग राइट महिलाओं को दिया है। आपको पता है अमेरिका में ये राइट महिलाओं को बहुत लड़ने के बाद, आपको पता है न्यूयॉर्क में कपड़ा पहनने खिलौने 1700 समथिंग में उन्होंने मैनचेस्टर की जो मील थी उसमें इक्वल राइट दिया। आपने भी देखा होगा नोएडा में अभी मजदूरों ने हड़ताल की है, तो किसके लिए हड़ताल की है? वेजेस बढ़ाओ, न्यूनतम आय होनी चाहिए, उसमें महिलाएं चाहिए, कार्य की दशाएं होनी चाहिए और काम के घंटे 8 होने चाहिए। तो मतलब अगर आपसे कोई 8 घंटे काम ले रहा है, लेकिन किसी पुरुष को अगर वो 16,000 और आपको 12,000 दे रहा है, तो ये डिस्क्रिमिनेशन है। इसको आप कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के साथ उसको क्लेम करें, राइट। और मिनिमम आय तो ये हमारा डिग्निटी, राइट टू डिग्निटी। राइट टू डिग्निटी का मतलब ये होता है कि सम्मान के साथ अपने जीवन को यापन। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो अपनी डिग्निटी के नहीं हैं। महिलाओं के साथ सबसे ज़्यादा समस्या ये है कि अभी ह्यूमन ट्रैफिकिंग का सबसे ज़्यादा
चीज़ों के ट्रैक में जब आप फंसेंगी ना तो आप समझेंगे कि ये शायद इससे बेहतर था कि थोड़ी मेहनत करके हम निकाल दें। कोई भी काम बिना मेहनत के आपको पैसा नहीं देगा, कोई शॉर्टकट नहीं है सक्सेस। मतलब सबसे ज़्यादा लग्जरियस काम आपको पता ही क्या है? पढ़ाई करके कुछ हासिल करना, सबसे लग्जरियस काम, क्योंकि आपको सिर्फ पढ़ना है। बोरिंग काम हो सकता है लेकिन लग्जरियस काम आप कुछ और करेंगे। चाहे आप मॉडलिंग करिए, उसमें भी आपको कितने घंटे वर्क करने पड़ते हैं, एक पेंसिल रील पे काम करना होता है। आप बहुत ऐसे डिग्निटी के बियॉन्ड जैसे सेक्स वर्क, इसको वर्क तो हम कहते हैं। ये महिलाओं को ट्रैप करने वाला एक ऐसा असॉल्ट है जिसमें चाह करके भी नहीं फंसना चाहिए। उसकी शुरुआत होती ही साइबर क्राइम से। मैम बेहतर जानती है कि किस तरह से ये ट्रैप्स होते हैं, तो इस चीज़ों से बहुत अवेयर रहिए और खुद को कॉन्फिडेंट रखिए कि जो आप जान रही हैं, जिस नॉलेज को पहचान रही हैं, उसको आप बहुत पुख्ता तरीके से। बहुत अच्छा लगा इन बच्ची ने जो अपनी जो भी बात है जितनी समझ आए, मामला यही है कि आप कॉन्फिडेंट रहिए, अपनी बात रखने की कोशिश करें और यही तक कि हरासमेंट नहीं दिखता है। जैसे आपने कठपुतली मूवी देखी थी, किसी ने देखी कठपुतली शर्मा वाली, देखिएगा उसमें किस तरह से टीचर्स भी, मेन टीचर्स जो पढ़ाने के हिसाब से बहुत सारे हरासमेंट होते हैं। और अभी लग रहा होगा कि मेल वर्सेस फीमेल कर रही हूँ, वित्त सत्ता सबसे ज़्यादा अगर शिकार बनाती है तो पुरुषों को। मर्द को दर्द नहीं, भाई मर्द को भी दर्द होता है। मर्द कोई ऊपर से आया हुआ ऐसा वकीला नहीं है जिसको गुलामों की तरह पेट दे, ठीक है, मर्द को भी दर्द होता है। आपको सुन करके हैरानी होगी कि सेक्सुअल हरासमेंट का सबसे ज़्यादा शिकार टीनेज बच्चे, लड़के, उनके 53% केस फीमेल से ज़्यादा है, क्योंकि हम बच्चों को लेकर प्रोटेक्टेड होते हैं ना, हम उनसे के साथ मिलने नहीं देते। लेकिन हम छोटे बच्चों के जो 3-4 साल के होते हैं वो हम अपने क्लोज रिलेटिव के साथ सोने जाने के लिए हम अलाउ करते हैं, ये बिल्कुल नहीं है। बच्चों के लिए बहुत सेंसिटिव होता है और बीइंग अ महिला आपको सड़क चलते हुए बहुत सेंसिटिव। ये तो बात होगी है। अब हम आते हैं राजनीतिक, जिसके लिए हम आए। आप ये जान लीजिए, सार्वजनिक स्थान जब तक आप ट्रेन करेंगे दूसरा कोई देगा। और कभी भी सुबह से रोज एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि आज़ादी दी नहीं जाती, आज़ादी छीनी जाती है। व्हाट यू मीन बाय दैट कि आप छीनने का मतलब किसी से वैसा कन्फ्रंटेशन नहीं है, आप अपनी दखल तो मौजूद करिए वहाँ पे। आप बिना कॉन्टेस्टेड तो आइए, एक बार हारेंगे, 2 बार हारेंगे, तीसरी बार तो दखल होगी ना। जब आप संविधान रखेंगे, जब आप चीज़ों को रखेंगे तो आप पाएंगे कि कितना कॉन्फिडेंट है। कोई पैसा वो कॉन्फिडेंस क्रिएट नहीं कर सकता। वो कॉन्फिडेंट नॉलेज की होती है, कॉन्फिडेंट अपने आप के होने की होती है, अपने अस्तित्व को पहचानने की होती है। हमेशा से सिमोन de Beauvoir कहती हैं कि महिलाएं पैदा नहीं होती, गढ़ जाती। हमारी जो सोशलाइजेशन अपब्रिंगिंग जो फैमिलीज में होती है वो हमें बनाती है कि हम कैसे महिला होते हैं। तो ये पहली किताब थी जो सेकेंड सेक्स 1952 में आई थी, जिसने पहली बार दुनिया को ये अवगत कराया कि हम सेकेंड सेक्स हैं, हमें किस तरह से दोहरे अभिशाप का सामना करना पड़ता है। हम पहले अपने घर में खाना बनाते हैं, सबसे पहले पुरुषों को। ये जो सोसाइटी कैसे थी, क्योंकि सार्वजनिक स्थानों पे हम थी ना, हमारे पास राजनीतिक अपने अधिकार राजनीतिक नहीं है। आप देख लीजिए कितनी महिलाएं सर्वोच्च न्यायाधीश बन पाए एक दिन, सोच आज़ादी के इतने समय बाद भी एक दिन। और यही उत्तर प्रदेश है जिसने पहली मुख्यमंत्री भी महिला दी, दलित मुख्यमंत्री भी महिला दी और राज्यपाल जो पहली थी वो भी सुचित्रा। तो अगर ऐसी लेगेसी को हम लेके आए हुए हैं तो हमें ये क्लेम जरूर करना है। और बिल्कुल सरकार से बीइंग अ पार्टी मेरी बहुत सारे मतभेद हैं और वो रहेंगे, क्योंकि हम एक वाम दल है जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आदर्शों पे चलता है। लेकिन नारी वंदन का ये है कि हाँ, महिला रिजर्वेशन आना चाहिए और हम 33 नहीं तो 50% आधी आबादी का हिस्सा है और मिल हमें 33 रहा है, क्योंकि हम लड़े नहीं। हमने महिलाओं को तो कमजोर कर दिया है, इतना कमजोर कि वो अंडर न्यूट्रिशियस है, 75% महिलाएं एनीमिक हैं। और पहली बात, प्लीज़ लड़कियों के खाने में बहुत ध्यान दिया करें। जितना लड़का खाए उतना लड़की को भी खाना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ मेंस्ट्रुएशन की भी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो हमें अपने प्रोटीन, अपने तमाम तरह के न्यूट्रिशन पे ध्यान देना होगा, क्योंकि हमें बहुत मेहनत करनी है और अपने लिए बहुत कॉन्शियस सेल्फ लव को सीखें। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगी। बिल्कुल बहुत अच्छा लगा तुम लोगों से खाते हो करके।
सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने बहुत ही ध्यानपूर्वक दोनों लोगों की बातें बड़े ध्यान से सुनी। मेरे ख्याल से आगे जाकर उसमें फ़ायदा ही मिलेगा, जो भी है वो बीइंग गर्ल्स हो या बॉयज़ हो। और इसके साथ अभी जितने भी हमारे ग्रेजुएशन वाले बच्चे हैं वो नीचे आ जाएं। सिग्नेचर अभियान का एक वो है नारी शक्ति दीवार, उस पर आप सबको जो है हमारे दोनों जो स्पीकर्स रहे हैं उनके साथ सिग्नेचर करने के बाद आप लोगों को भी सिग्नेचर करना है। और उसमें कुछ भी नोट लिखना चाहो, जो भी बात ऐसी लिखना चाहते हो, वो कोट लिखना कोई चाहो किसी का, चाहे देख लो मोबाइल से उससे, तो वो चल के ये काम करते हैं। हम वैसे ही ज़्यादा जेंडर बोलते रहते हैं, ये लोग हमारे यहाँ तो बहुत से बिल्कुल खफा रहते हैं। बिल्कुल देखिए डाटा है, आंकड़ा है, इसीलिए मैं कहती हूँ लड़कों के प्रति भी उतना संवेदनशील रहिए कि हम कैसे। हाँ, पहला सिग्नेचर तो जबकि अभी जो है ना वो कैमरा गर्मी वाली जगह पे आ रही हूँ और अभी तक जो है पानी की आप कितने सुंदर लास्ट में कर देते कहीं भी कर दी नहीं कर देते। मीडियम का फर्क पड़ता है। वहाँ से बढ़ जाएगा ना, इसलिए का निर्णय नहीं लिखता। बात तरीके से बात उठाई मैडम, ये देखो काहे के लिए भैया, काहे के लिए, काहे मक्खन पालिश लगा रहे हो यार, ये कौन सी। हाँ यार, मक्खन ना लगाओ। हाँ अच्छा, हाँ आइए आइए।
लाइसेंस करा दी, वो सब कर चुके हैं। दुर्गा सप्तशती का श्लोक है, आप ही आइए आइए डॉक्टर साहब, पढ़िए इसको, इसका अर्थ बताइए। इसका अर्थ बताइए, दुर्गा सप्तशती का है इसको। हम तो कॉन्स्टिट्यूशन को समझते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन है। बहुत छोटी चीज आर्टिकल 14, 15 ब्रह्मांड में छोटी चीजें समाई हुई हैं। इतना बड़ा स्लोगन दे करके भी हम नारी को सम्मान नहीं देते। 90% महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार है। ऐसा नहीं, ऐसा कहेंगी, ऐसा कहेंगी तो कर्मा का हम देख ही रहे हैं। हम एक बार देख लीजिए। एक दो बार और आज इस्लामिया कॉलेज में दीवार बनी हुई है, मुझे भी आज मेरे का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं नारी शक्ति का बंधन करता हूँ। वैसे तो मैं रोज़ दुर्गा सप्तशती का पाठ करता हूँ, और जो दुर्गा सप्तशती है वो पूरी होती है या माता तो जगत जननी माँ है, नारी है, और नारी शक्ति जितना मजबूत होगी उतना ही देश में मुझे लगता है ये भी नहीं कर सकता कि नहीं, नारी की शक्ति हमारे देश में पूरी तरीके से नारी को शक्तिशाली बना दिया गया है। लेकिन ये ज़रूर सच है कि जब हम पढ़ा करते थे छोटे क्लास में, मुझे लगता है 6th क्लास में रहे होंगे, तो हमारे टीचर गुप्ता जी अक्सर क्लास में गाया करते थे और रोने लगते थे, अबला तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, और औरत ने जन्म दिया मर्दों का, मर्दों ने उन्हें बाजार दिया, जब दिल चाहा मचला कुचला, जब दिल चाहा उठकार दिया। वहाँ से चलते हुए जो हम लोग छोटे थे, वहाँ से चलते हुए जब आज हम एक अध्यापक के रूप में अपनी बेटियों को पढ़ाते हैं, शिक्षित करते हैं, एक पिता के रूप में अपनी बेटी को पढ़ाते हैं, तो पाते हैं जब वो बात नहीं रही जो रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा, अबला तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। आज की बेटियों ने बहुत कुछ कर डाला है, और अगर आप मेडल की तरफ देखें तो 70% मेडल, उनकी संख्या पढ़ने में भी अब लगभग छात्रों से अधिक हो गई है, 60% हो गई है, और मेडल भी वो 70% और 80% ले जा रही है। तो आज की तारीख में नारी सशक्तिकरण, नारी जो बंधन है, नारी सशक्तिकरण है, और नारियाँ हमारी बेटियाँ बहुत आगे जा रही हैं। और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर की उस कविता से निकल करके इतना अनंत आसमान छूने लगी, और इतना अनंत आसमान छुए कि वो जैसे सती सावित्री को पढ़ते हैं जमराज से अपने पति को छीन लाई, उस तरीके से वो इतना मजबूत रहे कि हर चीज़ को, हर जहाँ भी जाए वो कामयाबी के झंडे गाड़े और देश का नाम रोशन।